आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम लोग इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए टीएलई सेट 1 को देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण आपके 25 प्रश्नों को करने वाले हैं। जो कि यह प्रश्न आपका जो है 2022 ईस्वी के एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अक्सर बच्चे जो है यहीं पर गलती करते हैं, और जिन बच्चों का यह प्रश्न सही अगर हो जाता है उनका मेरिट जो है बन जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है टीचर बनने के लिए बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड से रिलेटेड मतलब कि टीचिंग लाइन से जुड़े हुए 25 आपको बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे और एजुकेशन से जुड़े होते हैं और आपके शिक्षण अधिगम उपागम से जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में, जो कि आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला है। तो आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की, और आपको ऑलरेडी हमने जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। बाकी ये टीएलई का जो है सेट नंबर 1 है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीएलई का जो है आपका सेट नंबर क्या है, 1 है, जिसमें महत्वपूर्ण हम 25 प्रश्न करेंगे। 25 नंबर का आपका होता है, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होते हैं। बाकी इसको हिंदी में हम लोग जो है क्या बोलते हैं वो देख लीजिए, विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। यानी कि इसमें बेसिकली आपके जो है 10 से 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। चैप्टर भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, और उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछते हैं। विद्यालय से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड और ज्ञान और उसके वातावरण से रिलेटेड आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, बेसिकली आपको ये प्रश्न जो है सॉल्व नहीं होगा। जो बच्चे नॉर्मली अगर ग्रेजुएशन करके आए हैं तो कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है वह दे देंगे, लेकिन जो बच्चे साइकोलॉजी अगर पढ़े हैं तो वो बेहतर तरीके से इसको दे सकते हैं। बाकी बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन को 2 से 3 बार जो है पढ़ना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक जो है निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच जो होता है टीचर वाला होता है। समझ गए? तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहां पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया है। अब बताइएगा, माइक्रो टीचिंग के बारे में यहां बोला गया। अब यहां पर नाम सुनते ही सारे बच्चे का हक्का बक्का बंद हो जाएगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। जैसे मैं बता दूं, मैंने तो सारी कुछ मुझे पता है क्योंकि मैं भाई ट्रेनिंग लिया हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे। भैया समझिएगा माइक्रो टीचिंग क्या होता है। अब माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट आपको टर्म बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये माइक्रो टीचिंग जो होता है ना, एक स्टूडेंट को जो है पढ़ाने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। यानी कि आप जब बच्चे को पढ़ाने जाते हैं क्लास में, तो आप कैसे पढ़ाइएगा, और आपका जो क्लास होगा वो कितने मिनट का होगा, और आप उस क्लास में कितना मिनट किस चीज पर दीजिएगा, और कैसे बच्चों को जो है उतना मिनट में सारे आप कवर कर लीजिएगा अपने टॉपिक को। तो माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट और 45 मिनट। तो याद रखिएगा, माइक्रो टीचिंग जो होता है ना, मतलब कि बच्चों का जो पढ़ाने का तौर तरीका सिखाया जाता है, उसको हम लोग माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। जिसमें जो बच्चे भावी शिक्षक बनने वाले हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बोर्ड पर कैसे जाना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे टॉपिक लिखना है, कैसे डिस्कस करना है, कैसे बच्चों से बातचीत करना है, कैसे आपको अपना टॉपिक डिस्कशन करना है, कैसे चैप्टर पढ़ाइएगा। सारे टर्म एंड कंडीशन उसमें शामिल होते हैं। तो वह जो होता है आपका माइक्रो टीचिंग, वो आपका 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, याद हो गया? 36 मिनट का आपका माइक्रो टीचिंग होता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि बच्चे जो माइक्रो टीचिंग होता है, जो बच्चे जो है ट्रेनिंग में लेते हैं, वह कितने मिनट का होता है, तो कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। क्लियर है? 36 मिनट के लिए होता है। बेसिकली हम लोग जो है 5 मिनट, अब इसके अगर इसको पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लेता हूं। ये देखिए, इसको 6-6 टर्म के बांटा गया है। यहाँ देखिएगा, समझ गए? 2-2 4, ये 6-6 मिनट का बांटा गया है ऐसे ऐसे निकलकर। यहाँ पर आपका जो होता है पाठारंभ होता है। एक तो आपका हो गया पूर्वावलोकन, पूर्व आकलन करते हैं हम लोग, जो है पाठारंभ करते हैं। फिर हम लोग जो है विश्लेषण, फिर हम लोग जो है मूल्यांकन, फिर हम लोग जो है क्लास वर्क, समझिएगा, और तब जाकर जो है हम लोग होमवर्क करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपको पाठ को पढ़ाने से पहले पूर्वावलोकन करे, फिर जो है बच्चों का पाठारंभ करे, फिर विश्लेषण करे, फिर गृह कार्य दे, होमवर्क दे, फिर अवलोकन करे। ये सारे टर्म होते हैं इसमें। तो माइक्रो टीचिंग के लिए भारतीय मॉडल से लिया गया है कितना मिनट, तो 36 मिनट। क्लियर हो गया पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं और आपसे निवेदन है अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर तरीके से आपको सारे टर्म एंड कंडीशन, सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। समझ गए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि विकास का अर्थ है। विकास क्या होता है आपको मैं बता दूं। देखिए विकास के बारे में पूछा है और आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो विकास जो होता है जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया होता है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी कहने का मतलब है जो बच्चा जन्म लेता है ना, जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक कुछ ना कुछ वो विकास होते रहता है। अगर वही वृद्धि के बारे में बोलता है तो वृद्धि जो होता है आपका जीवन प्रयत्न नहीं होता है, बल्कि वृद्धि जो होता है कुछ समय बाद रुक जाता है। लेकिन विकास जो होता है आपका जीवन प्रयत्न चलता है। और विकास के आयाम के बारे में बोलता है तो आप क्या लिखिएगा, विकास के अगर आप आयाम बोले तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास होता है, फिर आपका जो है मानसिक विकास होता है। समझ गए। मानसिक विकास होता है, फिर आपका भाषाई विकास होता है, भाषाई विकास होता है, तब आपका जो है सामाजिक विकास होता है, सामाजिक होता है, फिर आपका जो होता है सामाजिक के बाद जो होता है नैतिक विकास होता है, नैतिक, फिर आपका जो है समवेगिक, समवेगिक विकास आदि होते हैं, बहुत सारे होते हैं। समझ गए। नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, ये सभी विकास के पहलू हैं, सभी विकास के आयाम है जो कि बच्चों का होता है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बच्चों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे विकास जो है होते रहता है। और विकास जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। और वृद्धि क्या होता है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वृद्धि जो होता है कुछ समय बाद रुक जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लें कि कोई व्यक्ति का हाइट मेरा इतना हो गया तो अब इतना ही रहेगा, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। एक लिमिट समय तक जो है हाइट बढ़ता है फिर रुक जाता है। तो यहाँ प्रश्न क्या है, विकास का अर्थ बताना। यहाँ देखिएगा गुणात्मक परिवर्तन, फिर यहाँ पर है नकारात्मक परिवर्तन, और गुणवत्ता में वृद्धि, और साधारण परिवर्तन। तो देखिएगा यहाँ पर दो टर्म लिख लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से, समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम पहले विकास की बात कर ले तो 1 मिनट। ये जो आपका विकास है ना, यहाँ देखिएगा, ये जो आपका विकास है, विकास जो होता है इसमें गुणात्मक भी होता है और परिणात्मक भी होता है। यानी कि गुणात्मक भी होता है, देखिएगा गुणवत्ता भी होता है, और गुणात्मक और परिणात्मक भी होता है, परिणात्मक, यानी कि इसमें दोनों होता है। अगर बात करते विकास की तो इसका ऑप्शन तो 1 हो ही जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन। और अगर बात कर ले आपका वृद्धि का, अगर आपका वृद्धि का बात कर ले, वृद्धि का, वो तो आपका विकास हो गया, वृद्धि की बात करेगा तो केवल यह जो है परिणात्मक होता है, केवल ये परिणात्मक होता है। और परिणात्मक किसमें करता है, तो शरीर के भार और अंगों में करता है। शारीरिक विकास बोल सकते हैं, शारीरिक, शारीरिक विकास बोलिए, यानी कि शरीर के अंगों में। समझ गए। शरीर के अंगों में, आकार में, भार में, ऊंचाई में परिवर्तन करता है, वो वृद्धि होता है। लेकिन जो आपका ये विकास होता है ना, ये गुणात्मक और परिणात्मक भी होता है। कहने का मतलब है कि शरीर के साथ साथ जो है उसके दिमाग में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके सभ्यता में, उसके संस्कृति में, सभी चीजों में जो है वो परिवर्तन करता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास का जो अर्थ होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगर ऑप्शन में दिया रहता गुणात्मक परिणात्मक बोथ ए बी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता बोथ ए बी, क्योंकि विकास जो होता है दोनों परिवर्तन करता है, लेकिन वृद्धि जो होता है केवल आपका एक परिवर्तन करता है, परिणात्मक शरीर के अंगों भार में करता है। लेकिन वो क्या करता है, गुणात्मक नहीं करता है। वृद्धि गुण में विकास नहीं करता है। गुण कहने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा 2 साल का है तो वो 2 साल बाद, 4 साल बाद जो है उसका व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। बचपन में रोता था अब नहीं रोता है, पहले खाना खाने नहीं आता था अब आता है, बड़ों का आदर करता है। तो ये होता है गुणात्मक। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपका 2022 ईस्वी में बीएड एंट्रेंस में पूछा गया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की। तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक किए थे, जिनका नाम जो था डॉक्टर महबूब उल हक। तो इसका ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा। यानी कि मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है पाकिस्तान के महान जो थे मनोवैज्ञानिक दार्शनिक, जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, जिन्होंने जो है मानव विकास की अवधारणा का मतलब शुरुआत किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है ये प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी आपको बताते चलूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे 4 नंबर, शब्द जो है शिक्षण शास्त्र, समझ गए, का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या होता है।
तो यहाँ पर देखिएगा शिक्षण शास्त्र का जो अध्यापन विज्ञान का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, बच्चे के मार्गदर्शक के लिए, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को समझने के लिए। अब बताइए क्या होगा, तो जो शिक्षण शास्त्र होता है ना, उसका अध्यापन विज्ञान का जो आपका अर्थ होता है वो आपका होता है बच्चों का नेतृत्व करने के लिए, यानी कि बच्चों को नेतृत्व कैसे करना है, इसलिए जो है शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है कि शिक्षण शब्द शिक्षण शास्त्र का जो अध्यापन विज्ञान का जो अर्थ होता है वह बच्चों का नेतृत्व करना, कि आप जो है बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, बच्चों को भविष्य कैसे बनाइएगा, बच्चों के भावी जीवन के विकास में आप अपना रोल जो है क्या इंपॉर्टेंस है आपका टीचर एज ए टीचर, उसके बारे में समझना। क्लियर है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर बोल रहा है, और ये क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि सही, देखिएगा सही, और यहाँ पर बोल रहा है सही और उचित व्यवहार के बारे में बात कर रहा है। व्यवहार को बढ़ाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए, बताइएगा। मान लें कि बच्चों में जो है आपको ये बच्चा सामने है, ये कोई एक बच्चा है, और इस बच्चा में क्या करना है आपको, इस बच्चा में आपको क्या करना है, इस बच्चों में जो है आपको उसके सही और उचित व्यवहार को विकसित करना है। तो आप क्या कीजिएगा, सख्ती कीजिएगा या इनाम दीजिएगा या जो है अज्ञानता दीजिएगा या स्तुति दीजिएगा, बताइए। मान लें कि मुझे बच्चों को जो है बेहतर जो है उनका व्यवहार को विकास करना है, तो हम बच्चों के लिए क्या करेंगे। मान लें कि यहाँ एक बच्चा है और इसके व्यवहार के विकास हमें करना है, तो इसके लिए हम उसको शक्ति बरसेंगे नहीं। अगर हम उसको शक्ति बरसेंगे मतलब बरखेंगे तो क्या होगा, वो और बिगड़ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसको हम शक्ति नहीं बरतेंगे। देखते हैं बच्चों को बताते समय हम उसको प्यार से बताते हैं, शक्ति नहीं, जितना डराएंगे वो और डर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इनाम। इनाम देना भी जो है गलत काम होता है। देखिएगा ये इनाम की बात बोलते हैं ना, इनाम भी जो है आपका एक तरह का गलत है, समझ गए क्यों, क्योंकि इनाम देने से जो है ना बच्चे जो होते हैं उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं, मतलब कि वो हर काम जो है उद्देश्य पूर्ण के लिए करते हैं। ऐसे अपने व्यवहार को चेंज के लिए नहीं करेंगे, वो सोचेंगे मुझे इनाम मिलेगा तो करेंगे, ना तो नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा अज्ञानता, मतलब कि ज्ञान नहीं देंगे, अज्ञानता यानी कि ज्ञान नहीं देना, ये भी गलत हो जाएगा। भाई जब तक हम उसको उचित व्यवहार और सही तरीके के गलत नहीं बताएंगे, यानी कि हम बच्चों का जो है नैतिक विकास नहीं करेंगे। जहां पर बालक जो है नैतिक विकास की हम बात कर ले, नैतिक विकास कहने का मतलब है जहां बालक जो है सही और गलत का फर्क नहीं समझेगा, सही और गलत का फर्क जो है नहीं समझेगा, तो उनको दिक्कत होगी। वो कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं रहेगा, तो अज्ञानता भी जरूरी नहीं है, समझ गए, ज्ञानता हमें होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। बाकी आपका यहाँ पर हो गया स्तुति, स्तुति आपका सही हो जाएगा। स्तुति का मतलब होता है आपका मोटिवेशन, शायद मोटिवेशन करना, यानी कि उसको हम जो है उस काम के लिए जो है मोटिवेशन करेंगे, यानी कि उसको जो है अभिप्रेरणा देंगे, अभिप्रेरणा करेंगे यानी प्रेरित करेंगे कि बाबू तुम्हारा सही तरीका है, तुम आगे और अच्छा करोगे और तुम इसी तरह बढ़ते जाओ और बेहतर करोगे। तो कहने का मतलब है यह जो आपका प्रश्न पूछा था, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्याकरण व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये होगा आपका स्तुति। समझ गए, थोड़ा सा क्लास आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि आपका लेक्चर वाला ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी बात रखिएगा जो मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा ना, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दावे के साथ कहता हूँ, समझ गए ना। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं, अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे 1 मिनट। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। अब बताइएगा पाठ्यचर्या, कक्षा, गतिविधि और समाज, बताइएगा। ये पाठ्यक्रम कहने का मतलब होता है आपका कैरिकुलम। क्या होता है, कैरिकुलम। ये कैरिकुलम का जो है क्या पार्ट होता है, तो कैरिकुलम जो होता है पाठ्यचर्या क्या होता है, मतलब कि एक जो है शिक्षण प्रक्रियाओं का संग्रह होता है, यानी कि इसको हम लोग ज्यादातर हिंदी में दौड़ का मैदान भी बोलते हैं। लेकिन समझिएगा यह जो आपका कैरिकुलम है, तो कैरिकुलम में जो है ना, कैरिकुलम में जो है सिलेबस आता है, कैरिकुलम में जो है आपका सिलेबस आता है, और इस मतलब कैरिकुलम सभी पक्ष का निर्धारण करता है, सभी पक्ष का निर्धारण करता है कि आपको जो है पूरे वर्ष में जो है बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्या क्या आपको पढ़ाना है। लेकिन सिलेबस इसी का जो है एक पार्ट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का मतलब होता है आपका सिलेबस, यानी कि यहाँ पर बोला है कि आपका जो पाठ्यक्रम है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये आपका कैरिकुलम है। चर्या क्या है, आपका कैरिकुलम है। 1 मिनट मैं इसको समझा दूं, उल्टा मैंने शायद बोल दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बोला गया था पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, यानी कि आपका ये बोला गया था सिलेबस जो है किसका हिस्सा है, ये सिलेबस होगा, इसका मतलब हिंदी थोड़ा उल्टा फुल्टा लिखा है ना, तो ये जो आपका पाठ्यचर्या है इसी को हम लोग कैरिकुलम बोलते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कैरिकुलम हो जाएगा, क्योंकि कक्षा नहीं है, फिर आपका गतिविधि भी नहीं है, फिर आपका समाज भी नहीं है, ये सब गलत है।
तो मतलब यहाँ पर बोला गया कि सिलेबस जो है किसका हिस्सा है, तो कैरिकुलम का है, क्योंकि जो कैरिकुलम होता है, देखिएगा यह आपका जो होता है कैरिकुलम होता है, यह मतलब आपका जो है यह आपका पाठ्यचर्या होता है, मतलब कि कैरिकुलम होता है, और पाठ्यचर्या के अंदर जो होता है पाठ्यक्रम शामिल होता है। पाठ्यक्रम यानी कि आपका सिलेबस होता है कि आपको जो है कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों क्यों पढ़ाना है, ये शामिल होता है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है, बताइएगा। तो यशपाल समिति रिपोर्ट जो 1993 में मतलब बनाया गया था, उसका क्या नाम है? शिक्षक शिक्षा में आईसीटी, नहीं ये गलत है। शिक्षा बिना बोझ का, यानी बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के लिए माध्यम से सीखना और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत है। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो आपका है ना यशपाल समिति रिपोर्ट 1993, यानी कि यशपाल की समिति के रिपोर्ट के अंदर जो है आपका एनसीएफ और आपका जो है न्यू शिक्षा नई पॉलिसी शिक्षा नीति तैयार किया गया था। शिक्षा नीति आपका जो है तैयार किया गया था, शिक्षा नीति तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को जो है बिना बोझ के सीखने के लिए हम लोग प्रेरित करें, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन, समझ गए? यानी शिक्षा बिना बोझ का, बच्चे के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, बच्चों को जो है गतिविधि आधारित अट्रैक्शन, रुचि पूर्वक, आनंद पूर्वक जो है बच्चों को जानकारी दे और शिक्षा दे। तो यही हो जाएगा यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है, तो वह क्या है? बिना बोझ के सीखना, समझ गए? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है? 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या बोल रहा है कि सीखने के उद्देश्य क्या है? अब बताइएगा। सीखने का मतलब जो होता है आपका लर्निंग होता है, तो लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? अब बताइए, ये बेसिक प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं। मान लें कि आप लोग जो है पढ़ाई बीए किए हैं, मान लें कि बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ पार्ट होगा आगे बढ़ने के लिए। तो वही बात बताइए कि हम लोग क्यों किए हैं, उसका बताइए। अनुभव प्राप्त करना, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, इच्छित सीखने के परिणाम, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? देखिए मैं बता दूं कि संक्षिप्त परिणाम तो होगा नहीं, सीखने का उद्देश्य संक्षिप्त परिणाम नहीं होता है, व्यापक होता है। दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि, नहीं। मान लें कि हम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर लिए तो हम सीख लिए, नहीं। मान लें कि हम जो है यहाँ पर एमए या बीएड का जो है डिग्री ले लेते हैं, एमएड या बीएड का डिग्री ले लेते हैं, तो क्या हम जो है सीख लिए? नहीं भाई, नहीं सीख लिए। हम बीएड नहीं किए हैं लेकिन फिर भी बीएड को पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन नॉलेज आपके पास है, डिग्री लेने से कोई सीख नहीं लेता, समझ गए? वही बात है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिएगा, अनुभव प्राप्त करना, नहीं। अनुभव प्राप्त करना भी जो है सीखने का उद्देश्य नहीं है। आप अनुभव प्राप्त कर लिए तो सीख नहीं लिए। कहने का मतलब है अनुभव प्राप्त करने के बाद भी जो है आप जो सीखने का परिणाम आपका आता है ना, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इच्छित सीखने का परिणाम। यानी कहने का मतलब है कि आप जब किसी कार्य को सही तरीके से कर लेते हैं तब हम कहेंगे कि आपने सीख लिया। अनुभव प्राप्त कर लिया कि मुझे गाड़ी चलाने आता है, मुझे प्लेन चलाने आता है, लेकिन आप रियल में चला ही नहीं, आपका परिणाम जब आया तो गलत आ गया, तो वो सीखना नहीं होता है। सीखने का मतलब होता है कि जब आप इच्छित सीखने के परिणाम, जब आपका परिणाम जो हो क्या हो, सही तरीके से आ जाए, यानी गुड आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई आप सीख लिए। अब कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी जो है कल जाकर आईपीएस बन जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जब आप बन जाइएगा तो वो होता है ना, ये बातें समझ गए? इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है? अब देखिएगा, सामाजिक व्यवहार कहने का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानिएगा। ये सामाजिक व्यवहार कहने का मतलब है कि जब आप समाज में रहकर जो है समाज के नियम कानून व्यवस्था आदि को सीखते हैं, वही आपका सामाजिक व्यवहार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, भीड़ भाड़, दूसरों का उपकार करने के सिद्धांत, शेयरिंग और सहयोग। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भीड़ भाड़ जो है आपका क्या है? यह तो एक समूह हो जाता है ना, यह आपका एक समूह हो जाएगा। तो समूह जो होता है यह आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवहार तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भीड़ भाड़ जो है आपका सामाजिक व्यवहार नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, सामाजिक व्यवहार क्या होता है? सहयोग करना। जब हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वो हमारा सामाजिक व्यवहार है। अब यहाँ देखिएगा, शेयरिंग, शेयरिंग करने का मतलब होता है आदान प्रदान करना। तो जब हम समाज में अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं या उनके दर्द समस्या को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो वो हमारा जो होगा सामाजिक व्यवहार हो जाएगा। साथ ही साथ इसको देखिए, दूसरे का उपहार करने का सिद्धांत, दूसरों को जो है हम लोग उपकार करते हैं, मदद करते हैं, वो भी हमारा मदद करता है, तो ये हमारा सामाजिक व्यवहार हो गया। बट हमारा भीड़ भाड़ सामाजिक व्यवहार नहीं होगा, समझ गए? तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पर, और अगले प्रश्न आपका क्या बोला गया ये देखिएगा। अगला यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्य निर्देशित
व्यवहार को अवरुद्ध करता है? बताइएगा। लक्ष्य निर्देशित जो होता है व्यवहार को अवरुद्ध करता है, बताइएगा क्या? यहाँ पर देखिएगा निराश, फिर यहाँ पर आपका है विस्थापन, और फिर यहाँ पर है डिस आर्टिकुलेशन यानी कि विच्छेदन और वृद्धि। बताइएगा लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार होता है अवरुद्ध करता है, उसको रोकता कौन है? यानी कि हमारा लक्ष्य हो गया कि हमको जो है आगे कुछ बेहतर करना है, तो उसको अवरुद्ध यानी कि बाधा उत्पन्न कौन करता है? निराशा करता है, विस्थापन करता है, या डिस आर्टिकुलेशन यानी कि विच्छेदन और वृद्धि। बताइए क्या होगा? बताइए आप सभी लोग क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करता है वो आपका निराशा, यानी कि अगर आप निराश हो गए तो आपके जो है बाधा उत्पन्न हो जाएगी, आप जो है डिमोलाइज हो जाइएगा और आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करता है तो वो आपका है निराशा, यानी कि विस्थापन या बुद्धि या डिसआर्टिकुलेशन यानी कि विच्छेदन, ये सभी नहीं करता है, बल्कि आप निराशा जो है आपका वो आपको पीछे खींचता है। तो इसका ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन कक्षा का गतिविधि से संबंधित है? अब बताइएगा इसमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है? एक कक्षा है उसमें कौन सी गतिविधि से संबंधित है? यहाँ पर देखिएगा सिद्धांत, दूसरा आपका है तरीका, और यहाँ पर आपका दर्शन, और आपका जो है तकनीक। तो अब देखिएगा सिद्धांत क्या आपका कक्षा की गतिविधि से है? आप जानते हैं कि जब भी बच्चों को हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो हमें गतिविधि एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कहने का मतलब है कि आप जब भी कुछ बच्चों को पढ़ाए ना तो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाइए, यानी कि उसको एक्टिविटी करने का माहौल दीजिए, यानी बच्चे जो है खुद करके सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे, इसके लिए जो है समझ गए, बच्चे जो है खुद करके वो सीखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है? तो वो आपका जो है तरीका, यानी कि आपका पढ़ाने का तरीका, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है वो है पढ़ाने का तरीका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? 11 का आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है, देखिएगा अनुशासनात्मक शब्द तकनीक को प्रबंधन तकनीक कहा गया है, यानी कि अनुशासनात्मक कहने का मतलब है कि कक्षा जो होता है कैसा होना चाहिए? अनुशासन से होना चाहिए। अनुशासन कहने का मतलब होता है कि जहां पर प्रबंधन तकनीक, प्रबंधन का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। जहां पर बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो, और यह काम जो होता है विद्यालय के जो है प्राचार्य का होता है, साथ ही साथ जो है शिक्षक का होता है, शिक्षक का होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अनुशासनात्मक शब्द तकनीक को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। किसको? संचालन को, नियंत्रण को, आयोजन को या योजना को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपकी योजना होती है ना उसी को हम लोग प्रबंधन तकनीकी कहते हैं, कि आप जो है विद्यालय को किस बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, कैसे रन करना चाहते हैं, कैसे मैनेज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या जरूरी होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको योजना जरूरी होगा। जब आप योजना बनाइएगा तो उसको क्या कीजिएगा? संचालन कीजिएगा, और संचालन कीजिएगा, देखिए योजना बनाइएगा, उसके बाद आप संचालन कीजिएगा, फिर उसके बाद नियंत्रण होगा, फिर आपका जो है आयोजन हो जाएगा। समझ गए? यानी कि वो काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका क्या है? योजना। सबसे पहले आपका क्या है? आप प्लान बनाइए। सबसे पहले आपका क्या है? प्लान बनाना। जब तक आप प्लान नहीं बनाइएगा, जब तक आप जो है प्रबंधन तकनीकी का प्रयोग जो है नहीं कर सकते हैं विद्यालय में। समझ गए जी? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं, और आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे, और आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि आप ये क्वेश्चन को जब कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? अब देखिएगा प्रगतिशील आधारित सिद्धांत कहने का मतलब है कि वैसा सिद्धांत जो बच्चों को जो है बेहतर करने का प्रयास करे। बेहतर मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों का तार्किक सोच, चिंतन, मनन और उसके मानसिक सोच को जो है विकसित करे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा पूछना, पूछता, वियोजन और अधिष्ठापन, और यहाँ पर है समस्या समाधान। तो कहने का मतलब है निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधि होता है वो आपका होता है खेल विधि, नहीं तो उसके बाद जो होता है आपका समस्या समाधान विधि। यानी बच्चे जो होते हैं समस्या समाधान करते हैं, बच्चे जो होते हैं खुद करके सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं, इसी को बोलते हैं खुद करके सीखते हैं, या देखिएगा सीखते हैं, और साथ ही साथ जो है खुद जो होते हैं यानी कि खुद जो है निर्णय लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। जहां बच्चे जो है अपने दिमाग के माध्यम से किसी समस्या का समाधान करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है शिक्षण विधि होता है, शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। समझ गए? आगे देखिएगा
शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? समूह व्यवहार की बात कर रहा है। और यहाँ पर बताइएगा, शिक्षण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, अवलोकन, फिर यहाँ पर है केस स्टडी, फिर यहाँ पर जो है प्रयोग, और फिर यहाँ पर है साक्षात्कार। तो बताइए क्या होगा इसका? साक्षात्कार क्या होगा इसका? तो देखिएगा, शिक्षक जो होते हैं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह का व्यवहार करते हैं? तो वो होता है आपका अवलोकन। वो क्या होता है आपका? अवलोकन, यानी कि आपका इवैल्यूएशन होता है, समझ गए? अवलोकन के माध्यम से एक शिक्षक जो होते हैं बच्चों के सभी पक्षों का अवलोकन करते हैं और पता करते हैं कि यह बच्चा जो है कितना सीखा, क्यों नहीं सीखा, क्या कमी रह गई, वो सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह का व्यवहार का अध्ययन करता है? तो वो आपका जो होता है अवलोकन, समझ गए? और केस स्टडी में जो होता है विद्यार्थियों का एक एक करके पार्टिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पर समूह की बात बोला है तो यहाँ पर आपका अवलोकन हो जाएगा, समझ गए? बाकी एक बच्चे का बोलता तो केस स्टडी हो जाता है, लेकिन समूह की बात बोला है तो अवलोकन करके हम समूह में सही बच्चों का पता लगाते हैं कि कैसे किसका विकसित है, क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे जी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बोला गया है नैतिकता विकास। देखिए मैंने आपको विकास में ऊपर अभी जस्ट बताया, नैतिक विकास कहने का मतलब है जहां बच्चों को सही गलत की भावना पता चले, जहां पर जो है बच्चों को सही गलत का ज्ञान आ जाए, सही गलत का ज्ञान प्राप्त हो, समझ गए? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नैतिकता विकास, समझ गए? तो यहाँ पर देखिएगा, सच्चाई के बारे में जाने, सौंदर्य के बारे में जाने, आचरण के बारे में जाने और दिमाग के बारे में। तो देखिए नैतिकता विकास कहने का मतलब ये होता है कि उसके आचरण में परिवर्तन हो। क्या हो? उसके आचरण में परिवर्तन हो, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सही गलत का पता चल जाएगा तो उसके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा कि मुझे किसको कैसे बोलना है, किसको क्या बोलना है, उसके अपने व्यवहार में उतार लेगा, समझ गए? अगला यहाँ पर 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण क्षमता नहीं है? अब बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, मौलिकता, फिर यहाँ पर है विस्तार, नवीनता और शुद्धता। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण जो है क्षमता नहीं है, मतलब कि गुण क्षमता जो है नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मौलिकता है इसका, विस्तारता भी है और नवीनता भी है, लेकिन यहाँ पर शुद्धता जो है यह आपका जो है बच्चों का, रचनात्मक बच्चों का जो है गुण नहीं है। मतलब कि जो बच्चा, ऐसा बच्चा, रचनात्मक बच्चा कहने का मतलब है कि जो रचना करता हो, रचना मतलब कहने का मतलब है कि खुद कुछ जो है, कुछ एक्सपेरिमेंट करता हो, कुछ विकास करता हो, उसी को बोलते हैं। तो शुद्धता हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? तो वो आपका शुद्धता। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, अब ये समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि टीएलएम का उपयोग जाना चाहिए, यानी कि टीएलएम का उपयोग होना चाहिए, होना चाहिए कहां पर होगा? ठीक है, टीएलएम का मतलब क्या होता है समझिएगा। टीएलएम इसको बोलते हैं, और ये टीएलएम का मतलब होता है आपका टीचिंग, इसका मतलब होता है लर्निंग, और इसका मतलब होता है मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। समझ गए? शिक्षण सहायक, और इसको हम लोग बोलते हैं सामग्री। कहने का मतलब है कि वैसा सामग्री जिसका प्रयोग हम लोग जो है शिक्षण में करते हैं, यानी पढ़ाने के दौरान हम जो है टीएलएम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान ली कि मुझे बच्चों को पानी के बारे में बताना है, बोतल के बारे में बताना है, तो हमने यहाँ से एक बोतल लिया और इस बोतल के बारे में बताया, पानी के बारे में बताया। मान लें मुझे बच्चों को जो है मोबाइल के बारे में बताना है, तो मोबाइल लिया, उसके बारे में बच्चों को बताया। मान लें कि बच्चों को मुझे जो है मिरर के बारे में बताना है, तो मैंने यहाँ से एक मिरर लिया, इस मिरर के माध्यम से मैंने बच्चों को बताया। तो कहने का मतलब है, आप जब पढ़ाने के दौरान जो है बच्चों को जिस चीज से आप समझाते हैं ना, जिसका एग्जाम्पल लेते हैं, मॉडल हो, चार्ट पेपर हो, डायग्राम हो, टीवी हो, सीरियल हो, जो भी कुछ हो, फिल्म वगैरह हो, गाना बना, खेल विधि हो, तो वही चीजें होती है आपका टीएलएम। यानी पढ़ाने के दौरान, यानी कि आप जो है शिक्षण विधि को प्रभावशाली बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं टीएलएम का प्रयोग करके, जिसके माध्यम से बच्चे जो है एक बारे में समझ लेते हैं। समझ गए? जैसे बच्चे को मुझे जो है आम के बारे में बताना है, तो मैंने यहाँ पर जो है आम का चित्र बना दिया, या घर से हमने एक आम लाया, बच्चों को दिया कि देखो बाबू ये आम है, खट्टा होता है, मीठा होता है, पीला होता है, लाल होता है। तो वो ठोस अनुभव हुआ, रियल अनुभव हुआ, रियल लाइफ कनेक्टेड हुआ, उसी को हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री करते हैं, जिसके माध्यम से जो है शिक्षण विधि जो होता है आपका प्रभावशाली होता है, और शिक्षण भी जो होता है आपका बेहतर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, शिक्षण को अधिगम उपयोगी बनाते हैं, शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाते हैं, शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, ठोस उदाहरण प्रदान करते हैं, सीखने की सुविधा। तो इसका बेहतर एग्जाम्पल जो होगा, देखिए सभी सही है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अधिकांश सही है, लेकिन जो आपका रियल आंसर होगा वो ठोस, देखिए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए,
यानी कि पढ़ाने की जो तौर तरीके है ना उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो है टीएलएम का उपयोग करना चाहिए। टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स भी बोलते हैं या उसको शिक्षण सहायक सामग्री भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे प्रभावी शिक्षक सहायता है, बताइएगा सबसे प्रभावी शिक्षक सहायता क्या है? यहाँ देखिए गैर अनुमान यानी कि अपेक्षित शिक्षण या प्रत्यक्ष अनुभव या फिर आपका जो है अनुमान और फिर आप जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे प्रभावी जो शिक्षण होता है ना वो क्या होता है? वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि आम के बारे में बोले, मैंने बोला बच्चों आम खाते हैं हम लोग, तो बच्चे केवल सुने, लेकिन हमने बच्चों को आम ला कर दिया, बच्चे ने उसे टच किया, देखा, मन किया तो उसे फाड़ कर खा लिया, तो वो होता है प्रत्यक्ष यानी रियल अनुभव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो है पानी का बोतल है, मैंने बोला कि ये 7 अप है, तो ये 7 अप का मैंने रियल बच्चों को बोतल दिया, इसके बारे में बच्चों को थोड़ा पिला भी दिया, बताया, तो बच्चे रियल लाइफ से यानी रियल कनेक्टिविटी समझ गए। यानी एक आपका इमेजिनेशन होता है कि ताजमहल दिल्ली में है या आगरा में है, जहां भी है, समझ गए, वो आपका हो गया। लेकिन एक आपका क्या होता है कि हमने बच्चों को ताजमहल ले गया आगरा में जो स्थित है, समझ गए, तो वहां पर ले गया, तो वो एक आपका पढ़ाना हुआ, और एक यहां से आप मैंने बोल दिया वो पढ़ाना हुआ, दोनों में अंतर है ना। तो वही आपका होता है कि सबसे प्रभावी शिक्षण जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। प्रत्यक्ष अनुभव को हम लोग अलग भाषा में ठोस अनुभव भी कहते हैं, ठोस अनुभव भी कहते हैं। ठोस अनुभव कहने का मतलब होता है कि बच्चे जो है उसको रियल में देखे, रियल में टच करे, फील करे, समझ गए? क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है? 19 नंबर है, देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देंगे? समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा स्मृति, फिर यहाँ पर जो है अनुशासित स्वभाव, योग्यता, और यहाँ पर है प्रयोग करने की प्रकृति। यानी कि एक बेहतर विद्यालय जो होता है अपने शिक्षक को जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है मतलब बढ़ावा देगा, तो वह जो होगा आपका एप्टीट्यूड होगा। यानी कहने का मतलब है कि उसकी योग्यता में ज्यादा जो है बढ़ावा देगा, समझ गए? स्मृति यानी मेमोरी में नहीं, अनुशासित भी नहीं होना चाहिए, प्रयोग करने की प्रकृति नहीं, मतलब वो टीचर में जो है कितना जो है एप्टीट्यूड है, यानी कि उसकी योग्यता कितनी है, उसको जो है ज्यादा वो महत्व देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, समझ गए? यानी कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षक को निम्नलिखित में से योग्यता गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। यानी कि एक टीचर है तो आपकी योग्यता कितनी है सबसे ज्यादा उसी का, आप कितना सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं। आप देखते हैं ना, आपको क्यों नहीं कितना पढ़ाने बेहतर है, आप क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाएं, आप 20 साल से पढ़ाई, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाहर चले जाइएगा और आपकी योग्यता नहीं है तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा, समझ गए ना? मान लें कि मुझे एक बड़ा मशीन दे दिया गया, मुझे चलाने आता है, मैंने अपने गांव में सीखा था, लेकिन जब मैं बाहर गया तो वहां पर पता चला कि मुझे आईटीआई का या पॉलिटेक्निक का या इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए तो मुझे जॉब मिलेगा। तो योग्यता जरूरी होती है, समझ गए? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? अब बताइएगा खेल क्या है? मैं आपको बता दूं, खेल जो होता है ना एक आपका जो है कार्य है, एक आपका क्या है? कार्य है। ये एक प्रकार का कार्य है जिसके माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं, साथ ही साथ जो है वो अपना शारीरिक विकास करते हैं, वो अपना जो है शारीरिक विकास करते हैं बेहतर तरीके से, समझिएगा। साथ ही साथ जो है वो अपना मानसिक विकास करते हैं, मानसिक विकास करते हैं, साथ ही साथ जो है वो क्या करते हैं? खुश रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल क्या है? एक प्रकार का ऐसा कार्य जो बच्चे जो होते हैं स्वतंत्र रूप से अपने मन से उद्देश्यहीन तरीके से खेलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि बच्चों को सीखने के लिए मिलता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो यहाँ पर प्रश्न को मिल गया आपको कि छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खिलाया जाता है, और यहाँ देखिएगा पहला ऑप्शन, यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। दूसरा ऑप्शन, इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाता है। नहीं, ये तो होगा नहीं, बच्चे खेलेंगे तो शिक्षक का काम आसान होगा नहीं। यहाँ देखिएगा टाइम पास करने में मददगार साबित होगा, नहीं, ये भी गलत है। यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए? यानी कि उसके शारीरिक रूप से तो विकास होता ही है, लेकिन केवल शारीरिक नहीं होता है, बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी है और उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि यह जो है सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित होता है, यानी कि आसपास के बच्चों से लगाव होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना, संस्कृति सभ्यता के बारे में जानते हैं, मददगार साबित होते हैं, भेदभाव खत्म होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करता है, समझ गए? क्लियर है? भौतिक संतुलन कहने का मतलब है कि एक समाज का दूसरे समाज से क्या महत्व है, क्या जरूरी है, इसके बारे में। अगला यहाँ पर आपका 21 नंबर प्रश्न है, स्वयं क्या है? देखिएगा स्वयं जो है एक प्रकार का जो है कार्यक्रम है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। यह एक प्रकार का कार्यक्रम है, वैसा कार्यक्रम जहां शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वयं क्या है? तो एक प्रकार का कार्यक्रम है जो कि डिजिटल कार्यक्रम है, शिक्षा के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 22 नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर क्या बोल रहा है,
यहाँ पर आपका 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, बताइएगा। अब एक कक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक लोकतांत्रिक नेता, एक निर्देशक, एक तानाशाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तानाशाह तो होना नहीं चाहिए, उपयुक्त में से कोई होगा नहीं। बचा यहाँ पर एक निर्देशक, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए एक ऑप्शन ए, यानी कि एक लोकतांत्रिक नेता की तरह उनका होना चाहिए बिहेवियर। समझ गए? किसका? एक शिक्षक का कक्षा में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है, बताइएगा। प्रधानाध्यापक का जो प्रशासनिक गुण हो, यानी कि उनका जो मैनेजमेंट हो वह कैसा होना चाहिए? उनका मैनेजमेंट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? कुशल योजनाकार, कुशल प्रशासक और कुशल आयोजक और आधिकारिक। तो देखिए प्रधानाध्यापक का जो प्रशासनिक गुण होता है ना वह कैसा होना चाहिए? तो वो आपका जो होना चाहिए कुशल प्रशासक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुशल प्रशासक, यानी कि बेहतर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुशल योजनाकार, योजना की तरह नहीं होना चाहिए। कुशल आयोजक भी नहीं होना चाहिए, आधिकारिक भी नहीं होना चाहिए। कुशल कैसा होना चाहिए? उनके स्कूल के बच्चों के अनुसार, यानी कि कुशल प्रशासक होना चाहिए। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतिम 2 प्रश्न है, देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पर। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताइएगा। टीचर का काम पूछ रहा है। आप जानते हैं कि टीचर का काम जो है पढ़ाना है बच्चों को, तो इसका महत्वपूर्ण काम पूछा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सभी सही लगेंगे, लेकिन उसमें भी आपको जो है सही ढूंढना है, तो वो ढूंढिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा को व्याख्यान देना, बच्चों को देखभाल करना, छात्रों का मूल्यांकन करना। देखिए ये सभी है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन में देता है एक से अधिक तब हम मार सकते थे। देखिए शिक्षक का यहाँ पर काम जो है छात्रों का मूल्यांकन करना भी है, बच्चों की देखरेख करना भी है और कक्षा में व्याख्यान देना भी है। लेकिन मेन जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शिक्षक कार्य को व्यवस्थित करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? अगर आपको ऑल ऑफ द अबव रहता तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता, क्योंकि ये सभी काम है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। यानी कि टीचर का काम है कि अपने जो पढ़ाने का तौर तरीका है उसको व्यवस्थित तरीके से करे, बेहतर तरीके से जो है बच्चों को बताए, ताकि बच्चे का भविष्य जो है बेहतर हो सके। समझ गए? अब हम जो है इस सेट के अंतिम प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि आपका 25 नंबर है। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है मेरी बातों को समझे होंगे ध्यानपूर्वक। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रश्न की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और टीएलई टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से आपका प्रश्न है। यहाँ देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है चरित्र का विकास होता है, बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा और उपयुक्त सभी। तो इसका बताइए, जो चरित्र होता है व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में या बालक में जो चरित्र का व्यवहार होता है, उसका विकास जो होता है कैसे होता है? तो इच्छा शक्ति के द्वारा, ये सही है। आचरण और व्यवहार द्वारा, ये भी सही है। नैतिक द्वारा, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। यानी कि बच्चों में चरित्र का निर्माण जो होता है इच्छा शक्ति द्वारा होता है, साथ ही साथ आचरण और व्यवहार द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ जो है आपका क्लास एंड होता है, और हमने जो है टीएलई सेट नंबर 1 जिसमें जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हमने किया है, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और यह प्रश्न जो है 2022 ईस्वी में पूछा हुआ है। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए आज का क्लास कैसा लगा, और आप सभी लोग मुझे बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। और अंत में मैं बोलना चाहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ओके, धन्यवाद।